तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। तो लाइव भारत के सेहत प्रोग्राम में आज हम खास मेहमान हैं हमारे साथ डॉक्टर गायत्री शूर। और आज हम बात करेंगे संसार के उस सुख के बारे में जिसके लिए हर घर की खुशियाँ तरसती हैं और हर घर में किलकारियाँ गूंजनी उनका सपना होता है। तो आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी कि बांझपन के बारे में। उसके बारे में बात करेंगे जो कि आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। अच्छे सेहतमंद लोगों के पास ये इशू आता है, लेकिन लंबे लंबे समय तक उम्र भी ढल जाती है, इससे जूझते रहते हैं। तो स्वागत है मैडम आपका लाइव भारत पर। थैंक यू। तो आज हम जैसा कि बात करेंगे बांझपन के बारे में। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके घर में किलकारियाँ नहीं गूंज पाती, किसी न किसी कारण से वे अपने घर में वो खुशियाँ महसूस नहीं कर पाते, खुशियाँ नहीं ला पाते। तो आज के समय में इनकी गिनती ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जो कारण है वो है आज जो मैरिजेबल एज है वो थोड़ा लेट हो गई है। और आज का जो हेक्टिक लाइफस्टाइल है और फूड स्टाइल, आई विल से द खाने पीने का जो पैटर्न है और जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी। आज के दौरान अगर ये बात की जाए तो तीनों चीज़ें मिला के इस इनफर्टिलिटी को कॉज कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल में हो चाहे वो मेल में। आज की बात करें तो युवा की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनका टारगेट होता है हमने लाइफ में सेटल होना है। सेटल होते होते लाइफ का जो दौर होता है 30 से 35 साल तक निकल जाता है, उसके बाद में शादी करते हैं। क्या ये भी बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का? ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो फर्टिलिटी की रेट होती है, जो फर्टिलिटी हमारी सबसे अच्छी होती है, वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 20 से लेके 30 के बीच वाला जो टाइम होता है, इसमें फर्टिलिटी रेट बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है वैसे वैसे एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी में भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। और प्लस जेनेटिक डिसऑर्डर या बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर होने के खतरे बढ़ने लगते हैं। तो फर्टिलिटी वाले एज में मैरिज होनी चाहिए एंड फर्टिलिटी वाले एज में ही बच्चे हो जाने चाहिए। और अगर आफ्टर मैरिज 1 ईयर तक हैविंग रेगुलर लाइफस्टाइल, रेगुलर फिजिकल रिलेशन भी अगर आपको कंसीव नहीं होता है, देन यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एंड यू विल कंसीडर्ड एज एन इनफर्टाइल कपल, जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ को जाके अपना चेकअप कराना चाहिए और समय रहते चेकअप कराना चाहिए। ये ना कि 35 के हो गए 40 के हो गए उसके बाद आप 10 साल वेट करें कि 10 साल हो गए शादी को अब जाके आप चेक कराने जा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अनसक्सेस का, कि डॉक्टर्स को भी उसमें सक्सेस नहीं मिल पाती। इसलिए विद इन द टाइम ऑफ फर्टिलिटी जो मैंने बताया 20 से 30 के बीच में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दूसरी बात करें तो आज का समय मॉडर्न युग है, लेकिन लोग आज भी बहुत ऐसा विश्वास करते हैं कि इसमें कमी जो है औरत की ओर से होती है। क्या इसमें सच्चाई ऐसी है या औरत और मर्द दोनों में कमियां पाई जाती हैं? दोनों में कमियां पाई जाती हैं। जो हमारे डाटा शो करते हैं वो तो ये बताते हैं कि मेल में जो आज का डाटा है वो मेल में जो सीमेन क्वालिटी है और क्वांटिटी है और भी मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, स्पर्म्स में बहुत सारे कारण हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जा रही है। होता क्या है कि सदियों से ही चली आ रही है कि बच्चा पैदा औरत ने करना है तो औरत को चेक करा जाए, जबकि बीज औरत एक अगर खेत है तो आदमी वहाँ से आदमी जो है वो बीज है। तो खेत भी अच्छा होना चाहिए और बीज भी अच्छा होना चाहिए। खेत अच्छा हो और बीज अच्छा ना हो तो फर्टिलिटी कैसे होगी? सो दोनों को चेकअप कराना चाहिए, दोनों ही बराबर रिस्पॉन्सिबल हैं फर्टिलिटी के लिए। उस समय पे इसका कंसल्ट ना करना, इलाज ना करना, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कारण हमारे देश में ये भी आ जाता है कि लोगों में अगर जो देरी फर्टिलिटी की देरी होती है तो सबसे पहले बाबाओं के पास जाते हैं, वो यानी कि डॉक्टर को कंसल्ट करने से गुरेज करते हैं और दूसरे जादू टोने टोटके के चक्कर में ज़्यादा पड़ जाते हैं। जैसे कि कई बाबाओं की दुकानदारी इसी पे टिकी हुई है। तो उनको क्या पहले डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल ही। देखिए जी, डॉक्टर से सलाह तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो बीमारी है, जो भी बीमारी उसका जो कारण है वो आपको डॉक्टर ही बताएगा कि उसके अंदर अगर 4-5 कारण जो इनफर्टिलिटी के हैं तो कौन से कारण से आपको समस्या आ रही है ये आपको डॉक्टर ही बताएंगे। और डॉक्टर भी विभिन्न प्रकार के टेस्ट करते हैं, जिस टेस्ट में हमें पता चल जाता है कि उसका कारण क्या है, और उस कारण का अगर टाइम पर इलाज हो जाए तो फर्टिलिटी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और आज के समय में एक और बहुत बड़ा कारण जो मैंने अनुभव किया है, निकल के आया है कि कुछ लोग अपनी सेहत का इलाज अपने आप ढूंढना शुरू कर देते हैं। गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, और उसके कारण बिना पूरी नॉलेज के कारण वो कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसे नुस्खे अपना लेते हैं जिसके कारण उनको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे केस भी आते होंगे आपके पास? बहुत केस आते हैं। लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज ऑलवेज डेंजरस। आप गूगल या यूट्यूब पे देख के सारी डॉक्टरी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर इतने साल पढ़ते क्यों? अब तो सुपर स्पेशलाइजेशन हो रही है। अपने बाल सफ़ेद करते क्यों? इतनी मेहनत लगती है एक डॉक्टर को बनने में, क्योंकि वो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ की स्टडी करते हैं, उसके बाद जाके कोई एक डॉक्टर बनता है, जाके 8 से 10 साल में। तो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, ना कि गूगल। अब गूगल में तो आप सर्च करेंगे, अगर कफ है तो वो आपको टीबी भी बता देगा और कैंसर भी बता देगा। अब तो ये डॉक्टर ही बताएगा ना कि आपको टीबी है कि कैंसर है, सिंपल आपको एलर्जी कफ है। सो यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आप अंदर जाएंगे तो आपसे 4 सवाल करेंगे और आपको कारण वो ढूंढ लेंगे क्या कारण है। तो डॉक्टर विल बी द बेस्ट गाइड फॉर यू। सो डोंट सर्च ऑन गूगल, गो डायरेक्टली टू द डॉक्टर। तो दूसरी जैसे कि बात करें कि इस केस में आपके पास तो ये केस आते होंगे, इन केस में क्योरनेस की संभावना कितनी होती है और कितने समय में लोग अपने हेल्थ के ऊपर दोबारा स्थिर हो जाते हैं? देखो, समय पर अगर आप आ जाओगे तो जो भी कारण है उसका पता चल जाएगा। फीमेल में जो जितने टेस्ट होते हैं वो अपने पीरियड्स के हिसाब से होते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे ओवुलेशन स्टडी है, ट्यूब टेस्ट है, ये 2 मैंडेटरी टेस्ट हैं जो होने चाहिए। मेल में सीमेन एनालिसिस है। तो ये लगभग आपके 1 महीने के अंदर अंदर ये दोनों तीनों टेस्ट हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर सारे कारण पता चल जाते हैं, और जिस भी कारण से वो प्रॉब्लम आ रही है उसका निदान अगले वाले साइकिल में हो जाता है। सपोज कोई इनफर्टाइल पेशेंट है, वो 5-6 सालों से इधर उधर से दवाई खा रहे हैं, और जब हमारे पास आया, हमने उसकी ट्यूब टेस्ट कराई तो दोनों ट्यूबें ब्लॉक निकली। जब दोनों ट्यूबें ब्लॉक होंगी तो फर्टिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। तो वो ट्यूबें खोलने के कारण या उस ट्यूब अगर बंद है तो उसका क्या उपाय है वो आपको डॉक्टर बताएंगे और आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सेम किसी फीमेल में एग नहीं बनता तो वो उन्होंने टेस्ट नहीं कराया होता है, बस इधर उधर से दवाई खाते हैं। तो जब आपको डॉक्टर टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एग जो है वो नहीं बनता, या पीसीओडी की समस्या, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस बताए जाते हैं, आपकी डाइट में चेंजेस बताए जाते हैं, और विद इन अगर सब कुछ सही रहा तो विद इन 6 to 7 मंथ, क्या कई पेशेंट तो 2nd या 3rd मंथ में ही कंसीव हो जाते हैं, कई 1st मंथ में ही कंसीव हो जाते हैं। लेकिन शर्त यही है कि कारण पता होना चाहिए और उसका निदान पता होना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट सही ढंग से होनी चाहिए। दूसरी बात करें, जैसे कि आपने स्टार्टिंग एज तो बता दी, लेकिन कितनी उम्र तक मेल फीमेल दोनों में कितनी उम्र तक हम उसका इलाज संभव कर सकते हैं? बेस्ट इलाज तो फर्टिलिटी एज में ही होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मैंने बताया एग और स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती जाती है। लेकिन आजकल आईवीएफ टेक्निक से तो लोग 60 साल की उम्र में भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो कोई एक आधा केसेस ही होते हैं, रेगुलर केसेस में नहीं होता। रेगुलर जो टाइम है वो यही है आपका कि मैक्सिमम 35 एज तक आपको कंसीव कर लेना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आने की संभावना हो सकती है। दूसरी बात करें तो जैसे कि शादी के बाद फैमिली प्लानिंग एक बहुत बड़ा आज के समय में ट्रेंड चल गया है। सारे फैमिली प्लानिंग करते हैं, वो फैमिली प्लानिंग कई बार इतनी देर हो जाती है, तो उस देरी के बीच में कौन कौन से टिप्स अपनाएं, कैसी फैमिली प्लानिंग करें कि उनको इनफर्टिलिटी या ऐसी समस्या का सामना ही न करना पड़े? अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल सही रखें, आपकी जो खाने पीने का स्टाइल है वो सही रखें, आपका वज़न ना बढ़े, अल्कोहल वगैरह और सिगरेट वगैरह से ज़्यादा परहेज़ रखें, और जितनी जल्दी हो सके जो फर्टिलिटी की एज है जिसमें आप पूरी तरह से यंग होते हैं, युवा होते हैं, उस दौरान अगर आपको कंसेप्शन हो तो वो कंसेप्शन करके अपने बच्चे अपने घर ज़रूर पैदा करने चाहिए और अपने घर में किलकारियाँ गुंजानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी 1.5 साल के अंदर जैसे भी कपल को कंफर्टेबल लगता है अपनी फैमिली प्लानिंग कर लेना चाहिए, और एक इशू तो ज़रूर होना चाहिए। और दूसरे इशू के बीच में गैप कितना होना चाहिए दोनों के बीच में? द बेस्ट 3 ईयर गैप बहुत बढ़िया रहता है,
क्यों? क्योंकि जो पहला बच्चा और दूसरा बच्चा होता है उनके बीच में भी अंडरस्टैंडिंग या ट्यूनिंग अगर 3 से 4 साल के बीच का रहता है तो बहुत बढ़िया रहता है। तो मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए, बहुत जल्दी भी नहीं होना चाहिए और बहुत लेट भी नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे फैमिली प्लानिंग की, तो फैमिली प्लानिंग के साथ साथ हम जैसे कि कपल हैं उनको कितने समय बाद ये कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ कि उनके अंदर कुछ कमियां हैं जिसको दूर करनी चाहिए? देखिए, इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन में यही है कि अगर 1 साल तक रेगुलर फिजिकल रिलेशनशिप के बाद भी अगर आप कंसीव नहीं करते हैं देन यू आर कंसीडर्ड एज ए इनफर्टाइल कपल। तो 1 ईयर के बाद अगर आप ट्राई कर रहे हैं सिंस लास्ट 1 ईयर के बाद आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके पहले भी अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद ही 3 महीने के बाद ही आपको टेंशन हो जाए कि कंसीव नहीं हो रहा। यू कैन वेट अप टू 1 ईयर, बट 1 ईयर के बाद ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो 1 साल का समय अपने को देना चाहिए और 1 साल के बाद देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है और आपके घर में आने वाले उस बच्चे के भी भविष्य का सवाल है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि देरी अगर जो हम इनफर्टिलिटी कारण या कुछ भी कारण हो जाता है, अगर जो संतान में देरी होती है तो संतान के शारीरिक बनावट में या उसके शारीर में कुछ कमियां भी पाई जाती हैं ऐसा? कई बारी जब हम बहुत ज़्यादा लेट करते हैं जैसे 40s के बाद, बेसिकली तो कंसीडर किया जाता है कि 35 के बाद मेंटल प्रॉब्लम्स, कई तरह के सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट आजकल बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं, जेनेटिक टेस्ट होते हैं। तो जब अगर हम लेट प्लानिंग कर रहे हैं तो हम उसके पहले सारी जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं वो करा लिए जाते हैं ताकि हमें पता चल जाए। बिफोर कंसेप्शन ही सारे जेनेटिक टेस्ट लोग करा लेते हैं, बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। और ड्यूरिंग आफ्टर कंसेप्शन भी 3rd मंथ 4th मंथ में बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट होते हैं जो हम करा लेते हैं, और उसके बाद वो नॉर्मल आने पे सेफ प्रेगनेंसी हो सकती है। तो सेफ प्रेगनेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल आपकी सेहत के साथ साथ उस बच्चे की भी सेहत का है जो इस दुनिया में आने वाला है, जो आपका भविष्य बनने वाला है। तो अपने सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें, ना ही अपने समय के साथ, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसीलिए समय पे ही जांच कराएं ताकि आपके घर की खुशियां समय रहते ही आपके घर में किलकिलाएं और आप उन खुशियों का आनंद भी ले सकें। तो ये थी खास रिपोर्ट लाइव भारत की सेहत के ऊपर, जिसमें कि आज हमने बताया बांझपन के बारे में। तो अगर जो आपको ऐसी कुछ समस्या है या आपके किसी जानने वाले चाहने वाले को ऐसी समस्या है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं और शूर हॉस्पिटल में आके डॉक्टर गायत्री शूर से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।